हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीम शशांक साजवान। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि यूपीएससी ही कराती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि ओवरऑल ईपीएफओ क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फिर हम देखेंगे कि ईपीएफओ के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोजीशन क्या होती है। उसके बाद हम एपीएफसी पोस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड ये हम कंपेयर करेंगे कि यूपीएससी सीएससी जो एग्जामिनेशन है और यूपीएससी ईपीएफओ है, इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली, क्या ये यूपीएससी सीएससी का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है या नहीं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको डिफरेंट यूपीएससी के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो वो अभी ओपन है। आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बैचेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि ईपीएफओ एक्चुअली क्या है। देखो, ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ईपीएफओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि इंडिया के अंदर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। एंड इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ईपीएफओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। एंड फाइनली, वो एक प्रोविडेंट फंड भी मेंटेन रखती है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक ऐसा सम होता है जो कि रिटायरमेंट के बाद एक साथ जो रिटायरी है उसको मिल जाता है। तो होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे जो वो लोग हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको उनके पास प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू बहुत सारी ऐसी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेने की एबिलिटी होती है। लेकिन जो लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं, सपोज़ वो लोग जो 15,000 रुपीज़ से कम पैसे कमा रहे हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाके वहाँ से पेंशन या इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे अवेलेबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ईपीएफओ बनाई है ताकि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वो लोग जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, वो उनको भी पेंशन बेनिफिट 60 ईयर्स के बाद, देन इंश्योरेंस बेनिफिट एंड फाइनली उनको मिलेगा प्रोविडेंट फंड बेनिफिट। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? बेसिकली रिटायरमेंट के बाद एक साथ ही एक पूरे सम में एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि जो लोग फॉर्मल पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनकी सैलरी काफ़ी कम है, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। यही एम है ईपीएफओ का। फाइन। एंड यहाँ पे इसके 3 पर्टिकुलर एम है: प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना, लोगों को पेंशन प्रोवाइड करना रिटायरमेंट के बाद, और इंश्योरेंस स्कीम्स ये रन करता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे वो भले ही फॉर्मल सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही क्यों ना हो, उनकी प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना ईपीएफओ का काम होता है। ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1952 में एक एक्ट आया था, उसके अंदर ये फंक्शन करती है ओवरऑल। फाइन। तो ये आपको फंक्शंस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पता होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि ईपीएफओ के अंदर जो यूपीएससी एग्जामिनेशन कराती है, वो किन पोस्ट के लिए कराती है। यूपीएससी 2 पोस्ट के लिए मेनली एग्जामिनेशन कराती है। पहली पोस्ट है ईओ और एओ। जब आप ईओ और एओ का एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तब आप जब सेलेक्ट होते हो, तब आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर दोनों रोल मिलते हैं। मतलब जब आप सेलेक्ट होते हो तब आपको इन दोनों रोल्स में काम करना होता है। जब आप पीएफ अकाउंट्स के, पेंशन अकाउंट्स के या इंश्योरेंस अकाउंट्स को मैनेज करते हो, तब आप अकाउंट्स ऑफिसर कहलाते हो। और जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग करते हो, इन लॉस को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करते हो, तब आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर बोला जाता है। तो एक ही इंसान ये दोनों काम करता है, इसलिए इस पोस्ट का नाम ही यही है। फाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी ये एक्ट बना है 1952 वाला, उसको ग्राउंड पे इन्फोर्स करना, वहाँ पे कंप्लायंस इंश्योर करना। क्योंकि जो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 15,000 रुपए से कम सैलरी कमा रहे हैं, कंपनी को इन सब एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा गवर्नमेंट को इनको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ग्राउंड पे जाके ये पूरी ऑडिटिंग करना कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं, तो ये कंप्लायंस को इंश्योर करना, इंस्पेक्शंस करना। इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस भी आ सकते हैं। सपोज़ जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है, उसको अपलोड करने में कुछ डिले कर दिया, कुछ लीगल बॉटलनेक्स आ गई। एक एम्प्लॉयी है जिसने बहुत बार कंपनीज़ बदल दी और हर कंपनी में उसका एक अकाउंट था। तो अब आप किस कंपनी से इस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की डिटेल्स मांगने जाओगे?
तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस भी आ सकते हैं, उनको रिजॉल्व करना, उनको भी सेटल करना। और जब आप अकाउंट ऑफिसर जैसे काम करते हो, तब आप क्या करते हो, इन सारे अकाउंट्स को मैनेज करना। तो ये चारों फंक्शंस ही होते हैं। तो जब आप ये फर्स्ट 3 फंक्शन करते हो, तब आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर बोला जाता है। जब आप ये फोर्थ फंक्शन करते हो, तब आपको अकाउंट्स ऑफिसर बोला जाता है। तो ये काफ़ी डाइवर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पोजीशन होती है। देन इसको कौन दे सकता है? देखो, एलिजिबिलिटी यहाँ पे ग्रेजुएट ही है एनी डिसिप्लिन में। जो एलिजिबिलिटी यूपीएससी सीएससी की भी होती है, वही यहाँ पे मैटर करती है। हाउएवर, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ लेबर लॉ और अकाउंटेंसी। जब मैं अभी आपको सिलेबस भी बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली जिसके पास अकाउंट से रिलेटेड या लेबर लॉ से रिलेटेड ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन है, शायद उनको यहाँ पे बेनिफिट मिले। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास ऐसा कुछ ये नहीं भी होता, वो भी अच्छी रैंक से पास होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंटरव्यू में और प्रीलिम्स में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर आप वो कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो मैटर नहीं करता कि आपके पास वो डिग्री है या नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी डिग्री हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट हाँ, आपके पास इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। नेक्स्ट, जब मैंने आपको बताया कि यूपीएससी 2 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक होती है ईएएओ और दूसरी होती है एपीएफसी। अब देखते हैं एपीएफसी क्या है। एपीएफसी का फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये जो पोजीशन है, ये एक एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठीक ऊपर होती है। फाइन। और ऑब्वियसली अगर आप ईओ जैसे सेलेक्ट होते हो, तो कुछ साल आप प्रमोट होकर एपीएफसी बन जाओगे। अगर आप एपीएफसी का एग्जाम क्लियर करते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली जो एपीएफसी है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये दोनों साथ में मिलके ग्राउंड लेवल पे कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एपीएफसी का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफिसर मेनली फील्ड वर्क भी है और डेस्क जॉब भी है। एपीएफसी ज़्यादातर थोड़ी सी डेस्क जॉब है। एंड यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन में और फ्यूचर जो स्कीम्स हैं, लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको उनके लिए रिसर्च करना, सजेशंस देना, ये काम एपीएफसी का होता है। और जो रीजनल ऑफिसेज हैं, उनको मेंटेन करना भी होता है। एंड डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को उनको हेल्प करना और उनको असिस्ट करना भी होता है। तो जो पूरा ईपीएफओ का सिनेरियो है, वो उसके अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो रोल है, वो है एनफोर्सिंग का। और जब वो अकाउंट ऑफिसर जैसे काम करे, तब उसका रोल है सारे अकाउंट्स को मैनेज करने का। और एपीएफसी का रोल क्या होता है? एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथ काम करना, और जो गवर्नमेंट है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ स्कीम्स में, पॉलिसी मेकिंग में काम करना। एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इसमें, जो बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफिसर जैसी होती है। बट यहाँ पे वेटेज दिया जाता है जिनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस और डोमेन नॉलेज हो। अगेन, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर डोमेन नॉलेज नहीं है, या इसके कोई डिग्री नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट आपको इंटरव्यू में अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी, दैट आई एम मोर देन इनफ। डोमेन नॉलेज तो खैर ज़रूरी है, अगर आप ईपीएफओ में जा रहे हो, तो सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी, इसके बारे में नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फाइन। तो जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है। तो अगेन, यहाँ पे डिग्री नॉर्मल होना, उससे कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको ये कंपेयर करना है कि सीएसई और ईपीएफओ का पैटर्न क्या है, तो वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईपीएफओ का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एक सिंगल स्टेज रिटन टेस्ट होता है। बाय द वे, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना था। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे बेसिकली एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। अब ये प्रीलिम्स होता काफ़ी स्टैंडर्ड वाला ही है, क्योंकि यूपीएससी ही इस एग्ज़ाम को करा रहा है, तो प्रीलिम्स भी यूपीएससी के लेवल का ही होता है। फाइन। लेकिन यहाँ पे कोई मेंस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। मेंस नहीं होता, एंड डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू होता है। ठीक है। देन यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वो जनरल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इकोनॉमी, लेबर लॉज एक्सेट्रा, इस पे बेस्ड होते हैं। अभी हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, तब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड फाइनली, जब कोई प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करता है, तब वो इंटरव्यू देने जाता है, और डेफिनेटली इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, वो 75% हैं, और इंटरव्यू मार्क्स को 25% वेटेज दिया जाता है। तो ये 25% काफ़ी अच्छा वेटेज है बाय द वे। जो यूपीएससी सीएससी है, उसमें इंटरव्यू में इतना बड़ा वेटेज नहीं है, बट यहाँ पर है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, कि अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स आते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बोला गया है कि डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ की एक्सपर्टीज़ या उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
तो ये चीज़ें आपकी इंटरव्यू में ज़्यादा चेक होती है। वहाँ पे आप अपनी नॉलेज को, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को और सब्जेक्टिविटी को डिस्प्ले करते हो, तब डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये इसका पैटर्न होता है। सीएससी का पैटर्न क्या है, ये हमें पता है कि पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है और फाइनली फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ पे देखो, इंटरव्यू के 275 मार्क्स हैं और मेंस के 1750 मार्क्स हैं। तो ये परसेंटेज काफ़ी कम है इंटरव्यू का वेटेज ओवरऑल मार्क्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो और यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो यूपीएससी का पैनल ही कराता है, तो इंटरव्यू भी ऐसा कोई ईजी नहीं है। इंटरव्यू यूपीएससी के लेवल का ही होता है और प्रीलिम्स भी यूपीएससी के लेवल का ही है, बस यहाँ पे मेंस नहीं होता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि यहाँ पे मेंस हो नहीं रहा, तो क्या होता है, जब आप यूपीएससी में कोई एग्जाम देता है, सपोज 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, उसमें से 14,000 लोगों को मेंस में सेलेक्ट करा जाता है और उसके बाद 2,000 लोगों को सेलेक्ट करा जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अराउंड, ऑलमोस्ट अराउंड। लेकिन यहाँ पे अगर 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे मेंस तो होता नहीं है ना, तो इनमें से सिर्फ अराउंड 1500 लोगों को सेलेक्ट करा जा रहा है। मतलब जो इंसान यूपीएससी का प्रीलिम्स करके मेंस लिखता था, तो और उसकी मान लेते प्रीलिम्स में ठीक ठाक मार्क्स थे, तब भी चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर करके कम से कम मेंस में अपने आप को सिक्योर कर लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके प्रीलिम्स में कम मार्क्स हैं, तब बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख में से डायरेक्टली 1500 लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस नहीं है इसलिए सिलेक्शन भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब समझते हैं दोनों के सिलेबस में डिफरेंस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी बात ये है कि दोनों का जो सिलेबस है, यूपीएससी, सीएससी और ईपीएफओ का, ज़्यादातर सिमिलर ही है। देखते हैं। जनरल इंग्लिश, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि ईपीएफओ में पूछा जाता है। उसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये यूपीएससी के जैसा सेम ही है। देन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, ये भी सिमिलर है। इंडियन पॉलिटी भी सिमिलर है। उसके अलावा इकोनॉमी भी सिमिलर है। देन जनरल साइंस भी सिमिलर है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर है ही। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जनरल इंग्लिश एक एडिशनल टॉपिक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक एडिशनल टॉपिक है। उसके अलावा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी एक एडिशनल टॉपिक आ जाता है। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक है। लेबर लॉज एडिशनल टॉपिक है। एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी एडिशनल टॉपिक है, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये एडिशनल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सी सेट जो आप यूपीएससी सीएससी में देते हो, उसमें ये पूछा ही जाता है। तो यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। और यहाँ पे ईपीएफओ में, मतलब ईएएओ के लिए एक पेपर होता है और एपीएफसी का एक अलग से पेपर होता है। बट दोनों का जो प्रीलिम्स है उसमें एक एक पेपर ही होता है। फाइन। और ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं इंडिविजुअल पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, ये इन्हीं जीएस वाले पेपर्स में ही पूछ लिए जाते हैं आपसे। वहीं पे इन टॉपिक्स को यूपीएससी में सीसेट में पूछा जाता है। तो मैं नहीं मानता कि ये अलग टॉपिक है। फाइन, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारे टॉपिक्स तो आपके ऑलरेडी कवर्ड है। बस आपको जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है। अब क्योंकि यूपीएससी मेंस में इंग्लिश पूछा जाता है, तो अगैन मैं नहीं मानता ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर तो करोगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टॉपिक है। तो ये तो ईओ एओ जो मैंने अब तक बताया ना, ये ईओ एओ का सिमिलर सिलेबस है एपीएफसी का के साथ। लेकिन एपीएफसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये आप वैसे भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हो, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। किसके? सीएससी के लिए। तो ये भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये तो आप पढ़ते ही हो। स्टैटिस्टिक्स, बस ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। दैट मीन्स यूपीएससी का जो सिलेबस है, या पहले पैटर्न की बात करते हैं। यूपीएससी के पैटर्न में क्या होता है, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। यहाँ पे यूपीएससी का जो ईपीएफओ है, इसमें ईएएओ, सॉरी ईओएओ एंड देन एपीएफसी, इन दोनों के अलग अलग प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स फिर डायरेक्टली इंटरव्यू एंड इंटरव्यू। ठीक है। देन प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही पेपर है। ठीक है। देन जो पूरा सिलेबस यूपीएससी का है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्लस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन एपीएफसी में भी ये चारों चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो ये पूरा सिलेबस पैटर्न कंपैरिजन
तीनों एग्जामिनेशन का यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई हो। दैट मीन्स अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके इन चीज़ों को भी कवर कर सकते हो। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि क्या ये गुड ऑल्टरनेटिव है या नहीं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ही आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। एंड ऑब्वियसली एनफोर्समेंट ऑफिसर, आप एक ऑफिसर बनते हो। अगर आप एपीएफसी बन रहे हो तो यहाँ पे आप एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। सो द थिंग इज़ कि दोनों ही जॉब्स काफ़ी प्रेस्टिजियस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। ज़्यादातर जो पोस्टिंग है वो मेन सिटीज़ के अंदर ही होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ यूपीएससी के, जहाँ जहाँ ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। तो यूजुअली जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप अपना जो सिविल सर्विसेज का रोल है या एज अ सिविल सर्वेंट आप काम कर पाते हो, क्योंकि आप इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे। तो जो आप काम सीएससी के थ्रू करते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सर्विस आप नेशन को सर्व कर पाते हो। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा सिमिलर सिलेबस है, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, बट बाकी सारी सिलेबस तो यूपीएससी जैसा ही है। फाइन। एंड ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ये गवर्नमेंट करियर भी हो सकता है। तो और इसमें जो स्टेजेस हैं वो भी दो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। लेकिन मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स यूपीएससी के लेवल का ही होता है और इंटरव्यू भी यूपीएससी के लेवल का होता है, क्योंकि वही पैनल ये इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। अभी क्या इसका कोई नया एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाली है? सी अभी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में शायद ये एग्ज़ाम हो, बट अभी ऑफिशियली कोई उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आई है। बट ये काफ़ी ऑब्वियस है कि 2025 या 2026 में शायद एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन अपने आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस हैज़ बीन वैभव स्नेही। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और कोई डाउट्स है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।